आपका स्वागत है, खैर मकदम है सर। आज आपसे विशेष मुलाकात लेने का मकसद यही था कि हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि आपने शायद सुदर्शन चैनल को इंटरव्यू दिया है, उनसे बातचीत की है। उसमें वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत सी बातें सामने निकल के आई हैं। इसकी वजह से मुस्लिम समाज में एक अजीब गरीब बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है, क्योंकि आप राष्ट्रवादी पार्टी के एक बहुत जिम्मेदार नेता माने जाते हैं। आपकी एक छवि है, आपकी बात को सुनी जाती है, समझी जाती है। ये बताइए कि क्या वाकई आज वक्फ बोर्ड खतरे में है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारी मुस्लिम लीडरशिप इस वक्त सो रही है, जिसकी वजह से आज सुदर्शन चैनल ने एक बड़े पैमाने पे वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। सही देखा जाए तो असल में ये सारा जवाब देने का काम तो वक्फ बोर्ड के डायरेक्टरों का है, लेकिन अब चूँकि मेरा नाता भी गुज़िश्ता 25 सालों से वक्फ बोर्ड से है, क्योंकि वक्फ बोर्ड से कहने के मैं कनेक्टेड हूँ और आधिकारिक तौर पे हूँ। मेरा काम है प्रोटेक्शन करना और मैं हमेशा करता आया और करता रहूँगा। असल में जो सुदर्शन चैनल ने जो मुहिम छेड़ा है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, इनका मकसद वक्फ बोर्ड को बदनाम करना है। और रियल में वक्फ बोर्ड है क्या ये मालूम नहीं, बस वो हिंदू के खिलाफ, जिहाद के खिलाफ, और वो एक पैसा ऐसा वापरा जाएगा, ये मंदिरों की प्रॉपर्टी कब्जा की जाएंगी, ऐसा वैसा एक धूमिल कर दिया गया। रियलिटी देखा जाए तो जो 10 करोड़ का नियोजन महाराष्ट्र सरकार ने किया है, आपको मालूम होना चाहिए कि ये वक्फ बोर्ड की जितने ऑफिसेस खुले हैं पूरे महाराष्ट्र भर में, इसको यंत्र सामग्री, कंप्यूटर, फर्नीचर, दिगर डेवलपमेंट के लिए वक्फ बोर्ड के डेवलप के लिए दी गई। इसमें कहीं वक्फ बोर्ड पर्सनल पैसे का व्यापार करता नहीं, जिसका कहीं कोई मिस होने का सवाल नहीं। अब इन्होंने उसको एक ऐसा मोड़ देने की कोशिश करे कि वक्फ बोर्ड मंदिरों की जगह पे कब्जा करने के लिए पैसा वापरेगा और क्यों देने की जरूरत है, और वो हिंदुज़म। अरे भाई, इसमें हिंदू और मुसलमान का कोई सवाल ही वक्फ बोर्ड से सवाल पैदा नहीं। वक्फ बोर्ड एक ऐसी चीज़ है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बड़े बड़े पुराने निज़ाम कालीन पुराने जो बादशाह थे, उन्होंने कई ज़मीनात वक्फ की। ये किसी मंदिर या किसी दूसरे इदारे की ज़मीनों पर कब्जा करना वक्फ बोर्ड का काम नहीं है। लेकिन बवाल खड़ा किया जा रहा है, एक माइनॉरिटी मुस्लिमों का एक ही इदारा है जो वक्फ बोर्ड है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नज़र इसकी ज़मीनों पर है। ये खुला मैं बताता हूँ, जिस तरह से रेलवे का काम हो गया, अदर ज़मीनों का काम हो गया। अब इंडिया के अंदर ऑल इंडिया जो हर जगह वक्फ बोर्ड है, दिल्ली है, जिस तरह से 126 प्रॉपर्टी का आपने देखा होगा, उसमें इंटरव्यू में उन्होंने इशू किया, वो एक उसको प्रोपेगेंडा बनाया गया। देखिए, जहाँ जहाँ कहीं ऐसा होता है, वक्फ बोर्ड जब किसी प्रॉपर्टी की नोंद करता है, बाज़ाब्ता उसकी पूरी इंक्वायरी डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर के माध्यम से होती है। क्या ये सरकारी जगह है, किसी धार्मिक जगह है, किसी मंदिर की है, किसी ट्रस्ट की है, या किसी और की प्रॉपर्टी है क्या, पहले ये देखा जाता। उसके बाद उसको 36 में रजिस्ट्रेशन किया जाता, पेपर पब्लिकेशन किया जाता। अगर गवर्नमेंट का कहने का आता तो संबंधित विभाग को लेटर दिया जाता, उसका नो ऑब्जेक्शन मंगाया जाता। अगर बोलता कि हमारी प्रॉपर्टी है, उसकी नोंद वक्फ बोर्ड में नहीं होती। अब देखा आपने कि मैं जिस वक्त बोल रहा था तो मेरे काउंटर कर रहे थे, शेख तरीका बोलते चले जा रहे कि वक्फ बोर्ड पाकिस्तान में है क्या, वक्फ बोर्ड सऊदी में क्या। अरे वक्फ बोर्ड इंडिया में है, हम भी इंडिया में है, हम भी हिंदुस्तानी हैं, वक्फ बोर्ड भी हिंदुस्तान का है, ज़मीन भी हिंदुस्तान की। इसका पाकिस्तान से, सऊदी अरब से क्या संबंध आता? रियलिटी बताते नहीं। वक्फ बोर्ड क्या है ये बताने रहे। वक्फ बोर्ड एक केयरटेकर की भूमिका में, वक्फ बोर्ड किसी चीज़ का मालक नहीं है। वक्फ बोर्ड सिर्फ केयरटेकर है। जो प्रॉपर्टी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से वक्फ की गई, उसकी देखरेख करना, उसको सही तरीके से उसका प्रोग्रेस करना, उसका डेवलपमेंट करना, और उसी मंदिर, उसी मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान के पैसों की आमदनी पे से ही वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को पेमेंट होती है। वक्फ बोर्ड के पास गवर्नमेंट की कोई सैलरी नहीं है। ये हकीकत नहीं बताएंगे कोई चैनल वाले, बस 10 करोड़ क्यों दे दिए और वो उसका ऐसा वापर करेंगे, ये प्रोपेगेंडा फैला जा रहा है। और दूसरी बात मैंने कहा, हमको तो गवर्नमेंट की नीयत पर शक है, मैंने बड़ा खुला बोला हूँ।
अगर देना थे तो 10 करोड़ रुपए डायरेक्ट देते थे कि जहाँ 34, 35, 40, 48 जिलों के अंदर जो है वक्फ बोर्ड अपना काम कर रहा है। वक्त पे नए नए ऑफिसेस खुले और अभी 34 पूरे महाराष्ट्र के अंदर 34 कर्मचारियों पे महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड टिका हुआ है। अब 2023 में गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल से उसमें जाहिर प्रकटन निकाल के कुछ इंटरेस्ट लिए, कुछ भर्ती करे, उसमें कुछ इजाफा हुआ, कहीं ना कहीं उसमें एक अच्छा काम हुआ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, 10 करोड़ क्यों दिए? वो तो हिंदुत्व के खिलाफ वापरेंगे, वो तो इसके खिलाफ वापरेंगे। एक प्रोपेगेंडा फैला जा रहा। वक्फ बोर्ड का किसी भी समाज को नुकसान पहुंचाने का कोई हेतु होता नहीं। वक्फ बोर्ड का किसी भी अदर धर्म के लोगों पर या किसी भी धर्म का उल्लेख ही नहीं वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड एक प्रोटेक्शन करने वाली संस्था है। वक्फ बोर्ड को जो जमीनात दी गई, जो हमारे पुराने निज़ाम के बड़े बड़े पुराने बादशाह जो गुजरे, जिनके पास कई ज़मीनात थी, जिन्होंने उस ज़मीन का कुछ हिस्सा वक्फ किया है, ये गौर गरीब तबके के मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए किया गया। उससे जो आमदनी होगी, बच्चे पढ़ेंगे, एजुकेशन में जाएंगे, गरीबों का मसला है, शादियों का है, कारोबार का है, कहीं ना कहीं उसकी आमदनी से उसको डेवलप करने के लिए देगी। लेकिन अब चूंकि आप देख रहे हैं कि एक अदर तबका इसको बदनाम करके इसको अलग मोड़ करने के चक्कर में जा रहा है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को बदनाम करके एक उसमें एक अलग क्रेडिशन पैदा कर रहा है। सर, ऐसा आपने कहा कि वक्फ बोर्ड को जो है तो गरीब मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए दिया गया, तो आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड की स्थापना जब से हुई आज तक वाकई जो वक्फ के जिम्मेदार थे, वो लोग अधिकारी बोलिए, मेम्बरान बोलिए, उन्होंने वाकई ईमानदारी से काम किया और गरीब मुसलमानों को उसका फ़ायदा मिला? सर नहीं, ये बात में कोई शक नहीं कि सही तरीके से फ़ायदा नहीं मिला, इसको सच बोलने में कोई अड़चन नहीं। कुछ हद तक स्कॉलरशिप के पैसे दिए जाते थे वक्फ बोर्ड के, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी धांधलियाँ हुई है, जिसकी बाद में इंक्वायरी भी हुई और जो है बहुत सारे मामले सामने। देखिए, वक्फ बोर्ड पूरी तरह से सही तरीके से चल रहा है ये भी मैं दावा नहीं कर सकता हूँ। वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की, कुछ अधिकारियों की मनमानी की वजह से वक्फ बोर्ड आज बदनाम है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मुझसे कोई चैलेंज करता है तो मैं उससे डेबिट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी 19 साल से बैठा हूँ वक्फ बोर्ड के पूरे कामकाज को देखते हुए। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले गुज़िश्ता समय 2007 में माननीय माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने भी 10 करोड़ का नियोजन दिया था कि भाई कम से कम वक्फ बोर्ड को डेवलप किया जाए MSG साहब की बदौलत, और उसमें से 4 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें फर्नीचर, कंप्यूटर्स वगैरह खरीदने के लिए। लेकिन जब इतनी बड़ी धांधली होती है, सारे जग को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरे इसमें मैटर को छापा था कि वो फंड का दुरुपयोग हुआ था। वो मैंने माल बाद में पकड़ा हूँ, बाद में केसेस हुए इसके अंदर। इसमें कोई शक नहीं कि वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारी की वजह से वक्फ बोर्ड बदनाम है। और वो 4 करोड़ के बाद वो 6 करोड़ का क्या हुआ, आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। ये भी मैं आपके माध्यम से क्लियर करता हूँ और ये आगे भी बात आने वाली। ऐसा होता है, नहीं होता ऐसा नहीं। 14 साल बीतने के वनवास के बाद अब ये 10 करोड़ का नियोजन हुआ है इसमें शिंदे सरकार में, जिसमें कि भाई वक्फ बोर्ड के आधुनिकीकरण के लिए दिया गया जी। अब उसमें 2 करोड़ का पहला टारगेट है कि 2 करोड़ पहले देंगे, वो भी नागपुर में अधिवेशन होगा, वो तमाम चीज़ें होंगी, वो सब। उसके बाद अभी जो है क्या बोलेंगे, वो अभी पानी आया नहीं, लेकिन पहले पुल बनना शुरू हो गया, विरोध करना शुरू हो गया इसको। तो ये कहीं ना कहीं एक मुझे शक है गवर्नमेंट की नज़र पे। हो सकता कल गवर्नमेंट ना आए तो फिर वो गए 8 करोड़ रुपए का, फिर कहाँ है उसका कोई अता पता नहीं। 2 करोड़ का लालीपाप दें, 10 करोड़ की घोषणा हो गई। तो ये कहने की एक हमको भी सरकार की मंशा पर शक है। इसलिए मैं बड़ा खुलकर बोलता हूँ कि वक्फ बोर्ड को पहले समझिए, सोचिए, उसके बाद इसके ऊपर एलिगेशन करें। ये एक अभी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें तमाम मुस्लिम लीडर्स किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते, देखिए मैं राष्ट्रवादी का हूँ, शरद चंद्र जी पवार गढ़ का हूँ, अदर्स जो भी जिस फील्ड में काम करते हैं मुस्लिम लीडर्स, उन्होंने कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को बचाने की तहरीक में आगे आना चाहिए। वरना कल आप देख लेना, मेरी बात को लिख के ले लीजिए, आज वक्फ बोर्ड में जो डायरेक्टर बॉडी है ये कल खत्म कर देंगे, इनकी मंशा है। आप मेरी बात ध्यान ले लेना, कल एक भी डायरेक्टर न रहेगा वक्फ बोर्ड में, आयोग बनेगा और कमीशन आके बैठ जाएगा हज हाउस में, सारे वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर बाहर जी। ये हो जाएगा, ये पॉलिसी बन रही है। तो इसमें सभी लोगों ने आगे आना चाहिए कि जो वक्फ बोर्ड को 95 एक्ट के तहत चल रहा है उसको सही तरीके से चलना चाहिए। जहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है
वहाँ उसमें एक इन्होंने अतिक्रमण पथक बनाना चाहिए। मेरी मांग बहुत दिन पहले से मैंने किया हूँ, लगभग 10-15 साल से मैं इसमें लड़ रहा हूँ। हमारी सरकार थी जब, आज हम अलग गट के बन गए, लेकिन मैंने तब भी बोला था कि जिस तरह से हर डिपार्टमेंट में अतिक्रमण पथक है जी, वैसा वक्फ बोर्ड भी बनाइए ना, इनक्रूजर निकालने के लिए, टैक्स वसूल करने के लिए। ये गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही। आज अगर अतिक्रमण पथक का अगर स्थापना वक्फ बोर्ड होगी तो मैं बताता हूं कि इसमें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी निकल सकती है। जी, कई बिल्डर्स ने औरंगाबाद शहर में कब्जे कर लिए, कोई बोलने को तैयार नहीं। बस एक नोटिस जारी 54 की वो कार्रवाई होती है, वो लिटिगेशन चलता है, वो चलते रहता है। जी, महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की कई प्रॉपर्टी, जिसमें 22 प्रॉपर्टी ऐसी है जिस पर गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, यही है, ऐसे पूरे महाराष्ट्र भर में ऑफिसेस है। अगर जिस तरह से पहले मीटिंग में तय हुआ था कि भाई ठीक है, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी पे महाराष्ट्र शासन के ऑफिसेस है उनको किराया वक्फ बोर्ड को देना चाहिए कम से कम, ताकि उनका डेवलप हो सके। अगर मायनों में अगर देखा जाए, जिस तरह से अगर महाराष्ट्र शासन ने कि अगर कभी ऑफिसेस का किराया अगर कभी आ गया ना, हजारों करोड़ रुपए की आमदनी हो जाएगी वक्फ बोर्ड को। भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी वक्फ बोर्ड को कि भाई शासन ने पैसा देना चाहिए। लेकिन ये होता नहीं, इम्प्लीमेंट होता नहीं, कोई उसकी फॉर्मेलिटी करने को तैयार नहीं, कोई ऐसा प्रस्ताव भेजने को तैयार नहीं है। हबीब फकीर साहब के टाइम में ये प्रस्ताव पारित हुआ था, पूरे डायरेक्टर ने मिलकर उसमें एक प्रस्ताव दिया था गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट में उसमें बाज़ाब्ता डिवीजन कमिश्नर और उसमें मीटिंग भी हुई थी जी, कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी का कहने के किराया वक्फ बोर्ड को कुछ हद तक जाना चाहिए। बाद में वो टाटा फिश, वो बाड़ी खत्म हो गई, दूसरी कई बाड़े आ गई, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं। अगर किराया अगर कभी ये दे दे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का, तो मैं बताता हूँ ये 1000 करोड़ का जो बता रही गवर्नमेंट 100 करोड़ का या 10 करोड़ का या 50 करोड़ का ये बताती है ना, ये बोलने की जरूरत नहीं। वक्फ बोर्ड का नहीं इतना पैसा रहेगा कि गवर्नमेंट को वक्फ बोर्ड से लेना पड़ेगा, इतनी आमदनी हो सकती अगर सही तरीके इसका इन्होंने समीकरण करें। लेकिन वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारी की वजह से, कुछ डायरेक्टरों की वजह से ये सब मामला टाटा फिश हो रहा है, और वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं खस्ता हालत में जा रहा है, पीछे होता जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है जी, ये आगे नहीं जा रहा है, पीछे होते जा रहा है। अब जिस तरह से ये माहौल उठा, ये आवाज उठी 10 करोड़ क्यों दिए, फलाना का वापरेंगे, वो ऐसा हो जाएगा, वो यूं हो जाएगा, इस पर एक डायरेक्टर का स्टेटमेंट आपको दिखेगा नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं। हमारे सामने बात है, हम तो खुलकर बोलेंगे, और खुलकर वही आदमी बोल सकता है जिसके अंदर इस इदारे को लेके कहीं ना कोई हमदर्दी है। ये मेरा मकसद है कि वक्फ बोर्ड को बचाना चाहिए, सारे मुस्लिम लीडर्स ने आगे आना चाहिए। सर सवाल है, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें या आरोप जब लग रहे हैं तो वक्फ बोर्ड के जो बड़े बड़े मेंबरान हैं, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार हैं, काफ़ी ताकत भी रखते हैं, असर रसूख भी रखते हैं, तो फिर ये गवर्नमेंट से मौसम नुमाइंदगी क्यों नहीं करते, नंबर 1, और वक्त पड़ने पे कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? बराबर सवाल है आपका। देखिए, मैंने कहा ना कि वक्फ बोर्ड के जो मेंबरान होते हैं, ये अगर इत्तेफाक राय से अगर काम करना चाहेंगे ना, तो मैं बताता हूं वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट के पैसे की भी जरूरत नहीं है जी, लेकिन ये खींचातानी की वजह से आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले 15 साल से जी, वक्फ बोर्ड में प्रॉपर फुल मुख्य कार्यकारी हद पर भी अभी तक कोई अधिकारी बैठा नहीं। प्रभारी आ रहा है, प्रभारी टिक रहा है, प्रभारी निकल जा रहा है। तो ये जो अधूरी नैया पर जो सवार होकर जो सीओ को भेजा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, महीना 6 महीने साल भर हुआ कि वो गया, फिर प्रभारी संभाला, तो ये प्रभारियों का जो ऑर्डर होता है या बोर्ड कोई ठराव पास करता है, अगर वो ठराव को पास करने के बाद अगर प्रभारी के सहन से अगर कभी ऑर्डर निकलती और उसको किसी ने चैलेंज करा तो वो भी उड़ जाता है, तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा ना। जब तक फुल फ्लेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ बोर्ड को मिलेगा नहीं, एडिशनल रैंक का, डिप्टी कलेक्टर रैंक का, मंत्रालय सचिव दर्जे का, तब तक वक्फ बोर्ड के अंदर सही तरीके से काम नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी पॉलिसी है, इस पे डायरेक्टर एक जगह नहीं आते। मैं सारे डायरेक्टर को जानता हूँ, 19 साल के इतिहास में मैंने पूरे डायरेक्टर को देखते बैठा हूँ। सब अपना अपना ग्राउंड कैसा मजबूत करना, कैसा क्या करना, वो अपने अपने इसमें चलते। इत्तेफाक से अगर 4-5 अगर डायरेक्टर एक जगह आते हैं, अब 11 की बॉर्डर रहती तो 4-5 क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं यूनिटी बेस पर काम नहीं हो रहा है। तो देख लेना इनकी ये मनमाने रवैये से या कहीं कहीं अपने नाइत्तेफाकी की वजह से वक्फ बोर्ड के अंदर का जो ये बॉडी का विषय है, कार्यकारी मंडल का जो विषय, ये खत्म हो जाएगा।
एक कमीशन आके बैठ जाएगा और सब आने वाले डायरेक्टर, रहने वाले डायरेक्टर सब घर को जाने वाले हैं। ये आने वाला है करीब। सर आज समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर कई लोग ऐसे हैं गुर्बत के बारे जो किराए घर में रहने पे मजबूर है। क्या आपको लगता है सर कि वक्फ बोर्ड के मेंबरान अगर पूरी ईमानदारी से हुकूमत से नुमाइंदगी करें और जो एक्ट में अगर बदलाव करने की हम एक अच्छे अंदाज से कोशिश करें तो क्या मुमकिन है कि हजारों गरीब मुसलमानों को वक्फ की ज़मीन पर बसाया जा सकता है? ऐसा कानून में प्रावधान हो सकता है सर कोशिश करें तो? बिल्कुल हो सकता। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर इत्तेफाक अगर राय से बन जाए तो यकीनन जो बेघर के लोग हैं मुसलमान समाज के, अदर समाज के, उनको बिल्कुल उसमें से जगह दी जाती है और दे जा सकता है। अरे अब कई वक्फ बोर्ड के लावनी की ज़मीन होती है, खाली मुसलमान ही नहीं लेते, अदर समाज के लोग भी लेते लावनी पे। तो यहाँ जिस तरह से इसको बदनाम करने का जो ग्राउंड लिया जा रहा कि हिंदू के खिलाफ में ये वक्फ बोर्ड को वापरा जाएगा, इसके निधि का वापरा जाएगा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हिंदुज़म का तो वक्फ बोर्ड का उल्लेख ही नहीं है जी। वक्फ बोर्ड अपनी एक केयर टेकर की भूमिका में रहता है, उसको क्या लेने का किसी मंदिर की प्रॉपर्टी से। और बिलावल जो बदनाम किया जा रहा कि मंदिर की प्रॉपर्टी कब्जा कर लेते और बलजबरी कर लेते, ऐसा कहीं भी नहीं है। वह मेरे 19 साल के इतिहास में तो मैंने तो देखा नहीं कि, अलबत्ता ये देखने में है कि कई वक्फ बोर्ड की जगह पर धार्मिक इदारे हैं दूसरे समाज के, लेकिन खैर वो एक अपना मैटर है, बोर्ड उसको अपने तरीके से सॉर्ट आउट कर रहा, लेकिन बदनाम करने के लिए अदर्स पॉलिटिशियन उसमें जो है उसको टारगेट कर रहे हैं और टारगेट करके कहीं ना कहीं जो मिलने वाला फंड्स है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने का प्रयास हो रहा है जी। ये पॉलिसी चल रही है। सर हम देखते हैं कि जो वक्फ बोर्ड के में जो मेंबरान है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सवाल ये है कि जैसा वो यानी अपनी सियासी पार्टियों के लिए ये इलेक्शन के दौरान जैसा एक जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, आक्रामकों के काम करते हैं, तो उसी आक्रामक के साथ, पूरी मेहनत के साथ वो वक्फ बोर्ड में काम क्यों नहीं कर पाते? इसकी क्या वजह हो सकती है? यही तो बोल रहा ना मैं। इसके लिए पहली बात तो इंसान वक्फ बोर्ड का डायरेक्टर जब बनता है तो उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से वक्फ की हुई है, इसका कहीं भी गलत इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। गलत इस्तेमाल होगा तो कहीं ना कहीं इसके लिए उसका वबा तुम्हारे आन पाएगा। अब ये जो आपस की जो खींचातानी होती वो ही वजह से वक्फ बोर्ड आज बदनाम है। इत्तेफाक राय से वक्फ बोर्ड नहीं चलता। एक ठराव पास होता तो दूसरे मीटिंग में उसको क्लोज कर देते, डिफर कर देते। इत्तेफाक राय से जिस दिन काम वक्फ बोर्ड का होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, उस दिन अभी बताता हूँ, आप देखेंगे कि जिस वक्त कार्यकाल था हबीब फकीर साहब का, अदर्स जो डायरेक्टर थे उसमें, उस पीरियड में कई मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन बराबर तरतीब से हुआ जी। उसके बाद शेख साहब आए, बहुत वादावादी हुई, उसमें फिर जो है तो कुछ रजिस्ट्रेशन हुए, तो रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पेंडिंग, स्कीम की कार्रवाई पेंडिंग, चेंज रिपोर्ट की कार्रवाई पेंडिंग, इलेक्शंस के मैटर्स के पेंडिंग। तो ये पेंडिंग रखने की वजह ये रहती है कि आपस में डायरेक्टर खींचातानी करते, ये मेरे पार्टी का है, वो मेरे पार्टी का है, इसको बाद में देखेंगे। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि तुम अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे, लेकिन अब मैं उस पर डायरेक्टर बन गया, मैं किसी दूसरे पार्टी का, तो मैं अपने लोग लाकर तुमको बिठा दे रहा हूँ तुम्हारा। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बहुत जगह हुआ, एलिगेशन हुए, क्रॉस होता, बहुत मैटर आते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर जी जिस दिन इत्तेफाक राय से बैठ जाएंगे और फुल फ्लेज डिसीजन मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ बोर्ड को मिल जाएगा, यकीन मानो वक्फ बोर्ड का काया पलट होने में देर नहीं लगी। लेकिन ना हो रहा। अब वक्फ बोर्ड का मैटर ऐसा होगा ना, फुल फ्लेज सीओ नहीं होने से टेम्पररी सीओ आता है। अब उस पर हमारे अभी प्रभारी सीओ है, उनको भी हाईकोर्ट ने कुछ बंदिशें डाल दी, वो भी अपने दायरे में काम कर रहे जी। तो अब काम वक्फ बोर्ड का होगा कैसा? तो उसको फुल फ्लेज सीओ जब तक मिलता नहीं तब तक वक्फ बोर्ड का विकास होता नहीं। इतने पावर होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को वक्फ बोर्ड की कि अगर कभी किसी डायरेक्टर ने मीटिंग में अगर वो ठहराव गलत ले लिया तो उसको कैंसिल कर सकता हूँ, उसको अमेंडमेंट उसको वापस नहीं कर सकता, बोलते गलत है। लेकिन अब प्रभारी सीओ को ये वो मालूम रहता है कि भाई मैं को टेम्पोररी बैठा तो मैं इनको कहाँ से खिलाफ करूँ, वो हो जाता है जी। सही तरीके का काम नहीं होने की वजह से, सही तरीके से नुमाइंदगी नहीं होने की वजह से वक्फ बोर्ड आज बहुत पीछे चला जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है एक बदनामी का दाग लगने की कोशिश और प्रयास जारी है। तो इसको देखते हुए मैं फिर ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता वो मत देखिए, लेकिन आप तमाम जो पॉलिटिशियन हैं, मुसलमान हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को किसी तरह से बदनामी से बचाने के लिए, ठीक है, ये ज़माना तो
बदनाम ही कही है चल रहा है आजकल, और इसीलिए बदनाम किया जाता है कि वो अच्छा काम करता है। जी बदनाम किसको किया जाता है? जो अच्छा काम करता है। अब वक्फ बोर्ड की पॉलिसी अच्छी अच्छी निकल रही है, अच्छे अच्छे काम चल रहे हैं, तो कहने कि उसको अब ये किसी तरह से ऐसा जातिवादी रंग देना, धार्मिक का रंग देना, उसको बदनाम करना, कहने के फंडिंग को रोकना, कहने के उसके आने वाले जो अच्छे दौर का काम है उसको कहने का रोकने का प्रयास शुरू। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि ऐसा आरोप रखते हैं कि ज़्यादातर वक्फ बोर्ड की तबाही, क्योंकि आप सेकुलर पार्टी ताल्लुक रखते हैं, सेकुलर पार्टी का जब भी दौर इक़्तिदार रहा ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं कि आप मतलब सेकुलर पार्टी के दौर इक़्तिदार में ही वक्फ बोर्ड की तबाही हुई। कहाँ तक सही मानते इसको आप? हुई ना, नाकारा थोड़ी जाएगा, बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं बता रहा ना कि जब जब किसी पार्टी की वक्फ बोर्ड में सत्ता बनी है तो कहने के खींचातानी का मामला रहा है, और कहने की थोड़े बहुत 19-20 के ठहराव हुए, लेकिन बाद में मैटर कोर्ट में गए और वो पेंडिंग हो गए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, हर एक दौर में हर एक डायरेक्टर हो या चेयरमैन हो, उन्होंने अपने अपने तरीके से काम किया है, और वक्फ बोर्ड को कुछ अच्छा तो कहीं बुरा भी सिला मिला है, नहीं मिला ऐसी बात नहीं है। अब कई वक्फ बोर्ड के पुराने कर्मचारी हैं जिनकी पदोन्नति रुक गई है जी, उनका प्रमोशन रुक गया है जी, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। आज वक्फ बोर्ड में जो सदियों से काम कर रहे हैं उनको कहने के उनका स्टेटस के हिसाब से उनको अपना प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन कुछ अधिकारी की हड़दर्मी की वजह से उनकी अपनी प्रमोशन भी रुक गई, और उनका अपना जो एक अधिकार होता कहने के उस पर ब्रेक आ रहा है। तो अभी अभी हमारी इसमें चर्चा भी जारी है कि इंशाल्लाह मैं इसमें पहल करूँगा। भले ही अजीत दादा उसमें जो है दूसरे पार्टी में दूसरे ग्रुप में है, लेकिन क्योंकि डीसीएम है और हमारे ताल्लुकात है तो हम बराबर मैं ये वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का जो मसला है कहने को उनके सामने रखूँ। दो सवाल लेते सर, दो सवाल सर, एक दो सवाल। पहला सवाल ये है मेरा ये कि वक्फ बोर्ड की शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, वक्फ बोर्ड की तबाही के लिए कितने हद तक सरकार जिम्मेदार है या मुसलमान जिम्मेदार है? 60-40 कैसा गवर्नमेंट, 60-40% समाज जिम्मेदार? बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये है कि आप इसके ताल्लुक से मुसलमानों को कैसे पैगाम देना चाहेंगे? बिलाल आप सभी। मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष, शरद चंद्र जी पवारगढ़ का होने की वजह से अपील कर रहा हूँ तमाम मुसलमानों से कि आज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का अगर तुम कहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो सही तरीके से इस्तेमाल करके उसको वक्फ बोर्ड को वक्फ फंड भरिए, उसको कहने के आगे ले जाइए। अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए वबाल बनेगा। ये बिल्कुल खुला बोलूँगा, बचाने के लिए आप आगे आओ। आगे जब तक आएंगे नहीं तब तक कुछ काम होने वाला नहीं।